नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। दिवाली, भाई दूज और छठ पूजा के बाद उत्सव का जो माहौल था, अब वो माहौल एक बार फिर से चुनावी सरगर्मियों में बदल रहा है और रेतीला राजस्थान इस वक्त गरमाया हुआ है, क्योंकि अब सारा फोकस राजस्थान पर है और 25 तारीख को राजस्थान में मतदान होगा, पोलिंग होगी और 25 तारीख के मतदान के बाद सबको 3 तारीख का इंतजार होगा, 3 दिसंबर का, जब चुनाव नतीजे सामने आएंगे। लेकिन अभी लगता है कि सारा फोकस देश का वो पूरा राजस्थान बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में थे। अब से कुछ देर पहले उन्होंने रोड शो किया है। कल एक बार फिर से प्रधानमंत्री का एक और रोड शो होगा। बीजेपी राजस्थान में कारपेट बॉम्बिंग कर रही है। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ साथ स्मृति ईरानी, महंत योगी आदित्यनाथ, ऐसे तमाम बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने इस वक्त बीजेपी पर, राजस्थान पर अपनी ताकत झोंक दी है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी, वो राजस्थान में लगातार दौरे कर रहे हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं। राजस्थान का चुनाव वाकई जो है बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जब वहां थे तो उन्होंने तमाम तरह के मुद्दे उठाए। राजस्थान को लेकर गहलोत सरकार पर, राजस्थान के जो जादूगर कहे जाते हैं मुख्यमंत्री, उन पर बड़े हमले किए। दूसरी तरफ कांग्रेस के निशाने पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और साथ साथ सरकार की आर्थिक नीतियां हैं। और एक बार फिर से कांग्रेस वही कह रही है जो अब तक कहती आई है कि इस देश का पैसा दरअसल उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है। तो राजस्थान का जो माहौल गरमाया है, जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। और आज जो मुद्दे वहां उठे, उन्हीं मुद्दों में से कुछ अहम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। आज का मेरा विषय राजस्थान गरमाया, आया चुनाव आया। देखिए जरा आज की रिपोर्ट, उसके बाद आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री ने तो विधानसभाओं में महिलाओं के प्रति घोर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन मजाल है कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने कोई आवाज उठाई हो। और यही कांग्रेस का असली चेहरा है, जिसे राजस्थान के लोग पहचान गए हैं। साथियों, महिला विरोधी कांग्रेस कभी महिलाओं का कल्याण नहीं कर सकती, कभी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती। कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 बना दिया है। यहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान की बहनों बेटियों ने पुलिस थाने में जाकर के उन पर जो अत्याचार हुए, जुल्म हुए, उसकी जो शिकायतें, फरियाद दर्ज की हैं, यहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये सारी शिकायतें फर्जी है। क्या कोई मां बहन ऐसी फर्जी शिकायत करे, ऐसा हमारे देश में कभी हो सकता है क्या? आप मुझे बताइए, हो सकता है क्या? जीएसटी आपके जेब से निकल रहा है। किसके जेब से? पिछड़ों की जेब से, दलितों की जेब से, आदिवासियों की जेब से, गरीब जनरल लोगों के जेब से निकल रहा है। और 14 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने 20-25 लोगों का कर्ज माफ कर दिया। राजस्थान की सरकार के पास जीएसटी का पैसा आता है। हमने यहां पे स्वास्थ्य योजना शुरू कर दी, मुफ्त में सबको इलाज हो रहा है।
मुफ्त में सबका इलाज हो रहा है। दिल का दौरा पड़ता है, चलो चलो राजस्थान के किसी भी अस्पताल में जाओ, फ्री में इलाज कराओ। पैर टूटता है, चलो चलो भैया प्लास्टर लगाओ, फ्री में करो। एक्सीडेंट सड़क पे होता है, भाई चलो इमरजेंसी में ले जाओ, फ्री में है राजस्थान में। कैंसर हुआ, लिवर की बीमारी हो, डायबिटीज हो, कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार कहती भैया हम तो मुफ्त में करवाएंगे, हम 1 रुपया नहीं निकलवाएंगे। ये हैं कौन जो अस्पताल में जाते हैं? 50% पिछड़े, 14% दलित, 12% आदिवासी। तो हमारा पैसा भारत माता की जेब में जा रहा है, आपकी जेब में जा रहा है, उनका पैसा अदानी जी की जेब में जा रहा है। आपको यहां जो पेट्रोल डीजल का भाव पैसा देना पड़ता है, वहां उससे 12-13 रुपया कम है। यहां आपको 12-13 रुपया लीटर पर ज्यादा देना पड़ता है। ये माल चोरी किसके लिए कर रहे हो रे जादूगर? इससे आम खाने पीने के सामान से लेकर आपकी सिंचाई खेती की लागत तक कई गुना बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दाम घटाए, भाजपा की राज्य सरकारों ने पेट्रोल के दाम घटाए, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ऊपर से आपसे ज्यादा पैसा वसूल करके आपसे हजारों करोड़ रुपए मार लिए। जब भी आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराएं तो ये जरूर याद रखें कि जो पैसा आप दे रहे हैं उसका हिस्सा कांग्रेस की लूट का हिस्सा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 3 दिसंबर के बाद यहां जब भाजपा की सरकार बनेगी, ये पेट्रोल के दामों की कीमतों की समीक्षा होगी। ये चुनावी क्षेत्रों में हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और पहले के बातों को दोहराने का उन्होंने छोड़ दिया। यानी पहले तो ये बात करते थे 2014-15 में, भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को विदेश में रखा हुआ काला धन लाके हर एक के जेब में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। क्या आप लोगों को मिला है? नहीं मिला? नहीं, ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलते हैं? मिला होगा। यहां की कांग्रेस के लिए परिवारवाद ही सब कुछ है। यहां की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं सोचती। तुष्टीकरण की राजनीति का असर क्या होता है, इसको राजस्थान ने बीते 5 वर्षों में झेला है। कांग्रेस ने राजस्थान को दंगों में झोंक दिया। दंगों और आतंक की मानसिकता रखने वालों के हौसले बुलंद हो गए। सौहार्द की इस धरा पर ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में कभी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। ऐसी विकृत मानसिकता वाली कांग्रेस को अच्छे से सबक सिखाना जरूरी है। सिखाओगे? सिर्फ पाली में ही सिखाओगे कि औरों को भी बताओगे?
तो इस तरह से राजस्थान का माहौल लगातार गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री से लेकर के राहुल गांधी, खड़गे, सभी लोग इस वक्त राजस्थान में डेरा डाले हुए हैं और फोकस जो है वो आने वाली 25 तारीख है। और आज प्रधानमंत्री की तरफ से जो दो मुद्दे खास तौर से उठाए गए वो दो थे जिनमें राजस्थान इस वक्त नंबर 1 है। हालांकि अशोक गहलोत और कांग्रेस कहती है कि राजस्थान विकास में नंबर 1 है, लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं राजस्थान महिला अपराध में नंबर 1 है और राजस्थान पेट्रोल और डीजल के महंगे दामों में नंबर 1 है। तो आज इसी पर डिबेट होगी, इसी पर चर्चा होगी। आज 4 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट, आज की चर्चा में मौजूद हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है तहसीन पूनावाला। मेरे साथ अमित गोयल जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के राजस्थान से। मेरे साथ इसके अलावा अशोक यादव जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और राजस्थान में भी समाजवादी पार्टी चुनौती दे रही है कांग्रेस को, बीजेपी को। हालांकि सिर्फ 5 सीटों पर चुनाव अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन आरएलडी के साथ मिलकर कई पॉकेट्स में कांग्रेस को और बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संपादक अंकुश श्रीवास्तव जी हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। तहसीन पूनावाला जी, मैं अक्सर ये देख रहा था कि जब महंगाई की बात होती है, कांग्रेस देश भर में, कांग्रेस के नेता राहुल जी हों, प्रियंका गांधी वाड्रा हों, वो अक्सर महंगाई की बात करते हैं। तो देश में जगह जगह जाते हैं तो वो पेट्रोल डीजल के दामों की भी बात करते हैं, लेकिन राजस्थान में जब जाते हैं तो महंगाई की बात बड़ी जनरलाइज वे में करते हैं। पेट्रोल डीजल के दामों पर वो कोई बात नहीं करते। क्यों? राजस्थान में क्या लोगों का हक नहीं है कि उनको भी सस्ता पेट्रोल डीजल मिले? जी अशोक जी, बिल्कुल उनका हक है कि उनको भी सस्ता पेट्रोल डीजल मिले, लेकिन जो वेलफेयर स्कीम्स अशोक गहलोत जी ले आए, जिससे सारा राजस्थान आज प्रगति के रास्ते पर है, उसके लिए जो पैसा देना पड़ता है, क्योंकि केंद्र की सरकार भुगतान नहीं करती है राजस्थान के हक का पैसे का, वो आपको उस पर जीएसटी लगाना पड़ता है। अब केंद्र की सरकार को मैं चुनौती देता हूँ, आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी में ले आए और किसी की जरूरत भी नहीं है। जीएसटी काउंसिल में भाजपा की बहुमत है, वो ले आते हैं उसको, वो नहीं लाना चाहते। और जो पैसा लगता है, जो सेस लगता है, 21 लाख करोड़ से अधिक पैसा पेट्रोल डीजल पे सारे भारत में पिछले 9 वर्ष में वर्तमान केंद्र सरकार ने लिया। 21 लाख करोड़ से उसका हिसाब दे दे, वो केवल केंद्र के पास गया, उसमें से 40% स्टेट को नहीं मिला है। इस चीज का ध्यान रखे। तो फिर कहां से पैसा लाएगा स्टेट डेवलपमेंट के लिए? केंद्र अगर पैसा नहीं भुगतान करेगा तो कहां से लाएगा? तो केंद्र इसमें ले आए जीएसटी के अंदर। कौन मना कर रहा है केंद्र को लाने के लिए? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जीएसटी में आ जाए, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं तहसीन पूनावाला जी, जब जीएसटी काउंसिल में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने ये आवाज़ उठाई हो, कांग्रेस के वित्त मंत्रियों ने ये आवाज़ उठाई हो कि पेट्रोल को जीएसटी के अंदर में लाना चाहिए। जो बात वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में नहीं बोलते, वो बात आप बाहर बोल रहे हैं सर। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये रिपोर्ट तो आपके पास है कि कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर ने, सभी विपक्षी नेताओं फाइनेंस मिनिस्टर्स ने कहा है कि 21 लाख करोड़ केंद्र की सरकार ने सेस लिया है, वो डायरेक्ट स्टेट को 40% क्यों नहीं दे रहे? दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों सुनिए। अलग विषय कैसे? 21 लाख करोड़ नहीं, ठीक है, मैं सुनिए मेरी बात, मुझे नहीं, मेरे पास इस वक्त वित्त मंत्रालय का आंकड़ा नहीं है। निर्मला सीतारमन का एक बयान है जिसमें उन्होंने, 1 मिनट, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्यों को समय समय पर उनका पूरा पैसा दिया जाता है। जाहिर सी बात है कि ये एक तरह से पेमेंट होती है राज्यों की, राज्य सरकारों की, जो और केंद्र सरकार में और सरकारों में कभी भी पैसा मरता नहीं है। वो रुक सकता है, देर हो सकती है, कभी भी सरकार की पेमेंट मरती नहीं, और सरकार से सरकार की पेमेंट कभी नहीं मरती। तो ये जरूर हो सकता है कि वो पैसा देर से हो जाए, उसमें 1 महीने की 2 महीने की देरी हो जाए, लेकिन मैंने अभी मैंने कहा कि जीएसटी में पेट्रोल आए नहीं आए, इसको लेकर किसी भी राज्य सरकार ने, मैं और फिर अपनी बात दावे से कह रहा हूं, कोई भी राज्य सरकार नहीं चाहती कि जीएसटी पेट्रोल पर आए, क्योंकि अभी तहसीन जी ने जो बात कही वो इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने खुद कहा ना कि भाई वेलफेयर स्कीम के लिए पैसा, अब इसको आप वेलफेयर स्कीम कहिए, रेवड़ी कहिए, या कहिए कि लोगों को सुविधाएं दी जा रही है, वो सारा पैसा पेट्रोल से ही निकाला जाता है। मैक्सिमम पैसा, सारा पैसा नहीं, लेकिन मैक्सिमम पैसा पेट्रोल से निकाला जाता है। लेकिन ये तो जो नियम है
तहसीन जी, ये नियम तो देश में सभी राज्यों पर लागू होता है, क्योंकि सभी राज्यों के लिए जीएसटी, अगर आप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से पूछेंगे वो भी कहेंगे मेरा जीएसटी नहीं मिला, आप बाकी राज्यों से पूछेंगे वो भी कहेंगे मेरा जीएसटी का पैसा नहीं मिला। तो वो सबके सब तो रेट नहीं बढ़ाते, लेकिन राजस्थान में, देश में उन राज्यों में राजस्थान है जहां सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल है। क्योंकि बैंकरप्ट स्टेट छोड़कर गई थी वसुंधरा राजे जी, और वेलफेयर स्कीम्स करना था, ये कांग्रेस की गारंटी थी। 25 लाख रुपया आपको इंश्योरेंस का पैसा देना है, जैसे राहुल जी ने कहा, अगर आप इंजर हो जाते तो 25 लाख तक मुफ्त इलाज मिलता है आपको। जो इनकी स्कीम है उसमें 5 किलो राशन मिलता है, राजस्थान की सरकार 12 किलो राशन देती, तो सारे स्कीम्स देने। तो जो मैं बता रहा हूँ कि स्टेट इक्वल भागीदार है। मैं कर्नाटका के जो मिनिस्टर से उनसे बात कर रहा था, 30,000 करोड़ कर्नाटका कह रहे, आप पैसे क्यों नहीं देते, केंद्र की सरकार पैसे क्यों कर बैठी, ये सवाल उठना चाहिए। दूसरी चीज, जो स्टेट पैसा, जिस स्टेट में पैसा आता है उस स्टेट को बराबर का पैसा नहीं मिलता, चाहे मेरा राज्य हो महाराष्ट्र, चाहे कर्नाटक हो, वो पैसा स्टेट केंद्र की सरकार दूसरी जगहों पर यूज करती है। तो इन चीजों पर बातचीत होनी चाहिए। तो ये बातचीत होगी। अगर आप नहीं लाना चाहते हो पेट्रोल डीजल को जीएसटी के नीचे, तो आप स्टेट को पैसा दे दे टाइम टाइम पर। अब बॉन्ड्स कैसे उठा सकते हैं स्टेट को बॉन्ड्स उठाने का अधिकार नहीं। छत्तीसगढ़ को कहते हैं आप कोयला इंपोर्ट करो, छत्तीसगढ़ के पास खुद का कोयला है। तो ये जो शर्तें हैं, ये किसके फायदे के लिए कोयला इंपोर्ट करो, क्यों इंपोर्ट करे कोयला? आप जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा गया कोयला मिक्स करो, फिर उनको वापस लेना पड़ा। तो ये जो स्टेट के एसेट्स है, केंद्र सरकार क्यों उस पर अपना अधिकार जमाती? तो ये सवाल तो उठेंगे। लेकिन मैं एक चीज, हाँ बोलिए पूरी बात लीजिए आपकी बात। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मैं स्पीच है राजस्थान में सुन रहा था, बहुत अच्छा उन्होंने बात की, खास करके महिलाओं को लेकर। नहीं, मैं महिलाओं पे आऊंगा, एक मिनट रुकिए, महिलाओं पर आऊंगा। मैं महिलाओं वाले विषय पर भी आऊंगा, आप उसमें जरूर अपनी बात रखिएगा, क्योंकि मैंने कहा दो चीजों में आज राजस्थान नंबर 1 जो है वो कम से कम दिखता है साफ तौर पर, जो है विकास के मामले में, क्योंकि विकास एक ऐसी चीज है जिसके दावे किए जा सकते हैं, दिखता नहीं है। विकास के मामले में आप कितना कह लें कि मेरा राज्य नंबर 1 है, मेरा राज्य नंबर 1 है, अलग अलग दावे हो सकते हैं, लेकिन क्राइम के मामले में, महिला अपराध के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। वो तमाम डेटा दिखाते हैं। नंबर ना महिला से रेप के मामले में, महिलाओं से रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। डेटा मेरे पास भी है सर, मुझे मालूम था डेटा सारे। हाँ, रेप में नॉट, मैं रेप की बात कर रहा हूं। मैंने कहा महिलाओं से बलात्कार के मामले में नंबर 1 है, एक बात। और दूसरा, पेट्रोल और डीजल के मामलों में देश के 2 या 3 राज्यों में नंबर 1 है जहां सबसे महंगा पेट्रोल मिलता है। लेकिन आप कह रहे हैं क्योंकि भैया ये लोगों के लिए, आम लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम चलाई जाती है, जीएसटी का पैसा नहीं मिलता, इसलिए ये महंगा है। तो अमित जी, जीएसटी का पैसा नहीं मिलता और वेलफेयर स्कीम चलाई, और तीसरी बात, और उन्होंने कहा वसुंधरा राजे जी राज्य का खजाना खाली करके गई थी, इसलिए मजबूरी है, पेट्रोल से पैसा नहीं लेंगे तो कहां से लेंगे? देखिए, तीनों बातों का जवाब देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जिन्होंने एक्साइज की बात की तहसीन जी ने, तो वो भारत के सभी राज्यों में जितनी भी सरकार हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, एक्साइज का जो पैसा लगता है वो तो सब जगह एक जैसा लगता है। अब सरकार को उसके ऊपर जो टैक्स अपना लेना होता है, स्टेट गवर्नमेंट को अपना टैक्स लगाना होता है। राजस्थान में 113 रुपए लीटर पेट्रोल है गंगानगर में। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो 100-101 रुपए का एवरेज है पेट्रोल का, और यहाँ राजस्थान में 113 रुपए लीटर गंगानगर में पेट्रोल है। पहली बात। दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको, राजस्थान ऐसा पहला स्टेट होगा जिसमें जितनी भी सरकारी गाड़ियां चलती हैं, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां चलती हैं, वो कोई भी सरकारी गाड़ी राजस्थान सरकार के पेट्रोल पंपों से डीजल नहीं लेती है। वो सारी सरकार की गाड़ियां भी अदर स्टेट में, अगर हरियाणा में जाती हैं हरियाणा से डीजल लेती हैं, पंजाब में जाएंगी पंजाब से लेंगी, मध्य प्रदेश में जा रही है, उत्तर प्रदेश में जा रही है, गुजरात में जा रही है, दिल्ली में जा रही है, वो सारी गाड़ियां बाहर से डीजल लेके आती है। कारण यह है कि राजस्थान के अंदर डीजल 5 से 6 रुपए महंगा है और सब राज्यों के मुकाबले में। दूसरी बात। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज से 5 साल पहले 2018 में जब वसुंधरा जी की सरकार थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान का कामकाज संभाला, तो उस टाइम राजस्थान पे लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। आप ये बताइए, इस सरकार ने पिछले 5 साल में उस कर्जे को बढ़ाकर 5,37,000 करोड़ रुपए कर दिया है। ये कौन सा वित्तीय प्रबंधन है कि राजस्थान का कर्जा लगभग डबल हो गया है? 3.25 लाख रुपए का कर्जा आपने राजस्थान की जनता पर बढ़ा दिया है। राजस्थान में पैदा होने वाला हर बच्चा 75,000 रुपए का कर्जा लेकर पैदा हो रहा है। अब इन्होंने बात की वेलफेयर स्कीम्स की। देखिए, कोई भी सरकार वेलफेयर स्कीम लागू करती है, उसका क्या पीरियड होता है? वेलफेयर स्कीम लागू करने का पीरियड होता है कि सरकार बनने के महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर के अंदर मान लीजिए आप कि सरकार उन वेलफेयर स्कीम को लागू करे। राजस्थान सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में नहीं बनी थी 2018 में,
राहुल गांधी जी और अशोक गहलोत जी लगातार सभाओं में कहते रहे, उन्होंने अपने घोषणा पत्र का जो पहला वादा किया था उसमें उन्होंने कहा था कि राजस्थान के संपूर्ण किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। आप मुझे बताइए, क्या राजस्थान के संपूर्ण किसानों का सारा कर्जा माफ हो गया? उन्होंने कहा 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, 3500 बेरोजगारी भत्ता दे दिया क्या? आप ये देखिए, जो सरकार मात्र आधा % वोट शेयर से बीजेपी और कांग्रेस के अंतर से कांग्रेस की सरकार बनी, आपने 2 बहुत बड़े झूठे वादे किए और उसके बाद में हुआ क्या? राजस्थान के 19,422 किसानों की जमीन कुर्क की गई राजस्थान के अंदर। एक किसान ने तो बाकायदा आत्महत्या करी वीडियो बनाकर, अशोक जी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मेरे यहाँ पर आए थे, उन्होंने भाषण दिया था, वादा किया था कि 10 दिन में किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। मैं किसानों का मुद्दा सुनिए किसानों का मुद्दा मैं अभी आज उसमें ठीक है। मैं आपकी वेलफेयर, मैं आपकी जो ओके ठीक है, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि आप ये देखिए कि वेलफेयर किसे कहते हैं? वेलफेयर कहते हैं कि लोक कल्याणकारी सरकार। 5 साल में राजस्थान में अगर कुछ हुआ है तो आपने बोला कि रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1। मैं कह रहा हूँ रेप में ही नहीं राजस्थान, पेपर लीक में राजस्थान नंबर 1। ठीक है, पेपर लीक में अभी नहीं जाऊंगा, पेपर लीक में मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन राजस्थान नंबर 1। ठीक है, वो सारे मुद्दे में मैं उनमें मैं नहीं जाऊंगा। आज मेरे सामने जो 2 अहम मुद्दे हैं मैं उन पर जरूर आऊंगा, लेकिन क्योंकि जीएसटी की बात, हाँ 1 मिनट रुकिएगा तहसीन जी, हाँ 1 मिनट रुकिएगा तहसीन जी। हाँ चलिए, बोलिए जल्दी से। मैंने आंकड़े में गलती की। 21 लाख करोड़ नहीं, 30 लाख करोड़ केवल केंद्र की सरकार ने कमाई। 21 नहीं, 30 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल पे। मैं क्या कह रहा हूं, आज पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए, आप उसको कम कर दो अपने आप ही कम हो जाएगा। आप एक्साइज ड्यूटी कम कर दो अपने आप ही राज्य में कम हो जाएगा। लेकिन मैं एक आपसे सवाल करता हूं इसी पेट्रोल के ऊपर। आपने राजस्थान की जितनी भी सोशल वेलफेयर योजनाएं उसको कॉपी पेस्ट करते अपने बाकी राज्यों में आपने कर दिया, जितनी भी योजनाएं। लेकिन राजस्थान एक मात्र प्रदेश है जो गैस सिलेंडर 500 रुपए में दे रहा है। सुनिए सर, उसको मध्य प्रदेश में वेलफेयर नहीं, एक मिनट, वो ठीक है, सुनिए कौन किसको कॉपी कर रहा है, कौन किसको कॉपी नहीं, सुनिए कौन किसको क्यों नहीं किया? कॉपी पेस्ट किया है, इनमें ओरिजिनलिटी राजस्थान के वेलफेयर स्कीम। बोलिए अमित जी, आप भी बोल लीजिए। सुनिए कॉपी पेस्ट किसने किसको किया, मैं उसमें नहीं सब। अगर मैं तो कह रहा हूं, मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी कर दूं। भाजपा ने कांग्रेस को देखिए, 500 रुपए में राजस्थान में गैस सिलेंडर महीनों के लिए, वहां पे आपने 600 में दे दिया। एक मिनट, मैं कहना चाह रहा हूं 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात तहसीन जी ने की है कि 500 रुपए में अशोक गहलोत ने सिलेंडर दिए हैं। राजस्थान के अंदर 69 लाख उज्ज्वला के लाभार्थी हैं। ये जो आप 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, भारत सरकार उज्ज्वला के लाभार्थियों को 603 रुपए में सिलेंडर देती है। 500 रुपए की सब्सिडी ऑलरेडी केंद्र सरकार से मिल रही है, पहली बात। दूसरी बात, आपने जिन 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात करी वो आपने आज चुनाव से ठीक 2 महीने पहले बात की, पहली बात। दूसरी बात, अरे मेरी बात सुनिए, पूरी बात होने दीजिए। 69 लाख तो उज्ज्वला के लाभार्थी हैं। अभी तक कांग्रेस की सरकार ने, क्योंकि मात्र 2 महीने पहले चुनाव में जनता के वोट का हरण करने के लिए इस तरह की घोषणा करी, मात्र 18 लाख लोगों को आपने ये उज्ज्वला की योजना 2.5 करोड़ कनेक्शन राजस्थान के अंदर, पहली बात। और आपने 25 लाख रुपए के इलाज की बात की, तो मैं आपको बता दूं 2 साल तक आयुष्मान योजना से राजस्थान सरकार ने राजस्थान जनता को महरूम रखा, पहली बात। और दूसरी बात, 5 लाख रुपए से ऊपर का एक भी व्यक्ति, और 25 लाख की बात कर रहे हो, एक भी व्यक्ति राजस्थान में ऐसा नहीं है जिसको 25 लाख रुपए का इलाज। एक मिनट रुकिए, सुनिए राजस्थान कर्जा बढ़ा है सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण। सुनिए, एक मिनट रुकिए। जो 5 लाख की जो सरकारी जो योजना है, स्वास्थ्य योजना है, उसको लेकर मैं भी चेक कर रहा था। मुझे इस तरह का कोई व्यक्ति अभी दिख नहीं रहा जिसका पूरा इलाज, लेकिन हो सकता है ऐसे होंगे, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं। अगर मेरे सामने आएगा तो मुझे इससे इनकार भी नहीं, लेकिन मैं देख रहा था क्योंकि उसको लेकर पहले ही कई स्टिंग ऑपरेशन हुए जिसमें डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल्स ने इनकार किया कि हमारे पास इस योजना का कोई डिटेल नहीं है, हम ऐसे किसी का इलाज नहीं कर सकते। लेकिन हो सकता है अब ऐसा हो रहा है, मैं उसमें दावा नहीं करता। मैं रसोई गैस सिलेंडर में भी नहीं जा, अपनी आप क्या इससे कॉपी क्या, हर सरकार अपनी हिसाब से, कोई 80 करोड़ कहता है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, कोई कहता है हम ये दे रहे हैं। ये आपकी तमाम तरह की योजनाएं होंगी। मैं फिर सवाल उठा रहा हूं कि सवाल यह है कि एक आम आदमी को पेट्रोल और डीजल जो है
वो सस्ता क्यों नहीं मिल सकता राजस्थान में, अगर यूपी में मिल सकता है तो? अगर यूपी में एक व्यक्ति को 95 रुपए का पेट्रोल मिल सकता है तो राजस्थान में उसी व्यक्ति को 105 रुपए का भुगतान क्यों करना पड़े? लेकिन बात आ रही है जीएसटी में, तो मैं 1 मिनट पहले अक्कू जी आपका रिएक्शन ले लूं। अक्कू जी, क्या ये जीएसटी का मामला है कि जीएसटी में नहीं आ रहा इसलिए जो है जीएसटी का भुगतान नहीं हो रहा, इसलिए पेट्रोल के रेट राजस्थान में बढ़े हुए हैं? क्या इतना आसान है ये? देखिए, ये इतना आसान है नहीं, और ना ही कोई कांग्रेस का नेता इस तरीके से बात कर सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपने कहा, जीएसटी काउंसिल में कोई भी चीफ मिनिस्टर ये नहीं चाहता है कि पेट्रोल डीजल के दाम आपके जीएसटी में आए। क्यों? क्योंकि अपनी मर्जी से, अपने तरीके से, अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वो हमेशा इस पे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और यही वजह है, इस स्वतंत्रता की वजह, दिखावटी वजह में राजस्थान के आदमी को 15% तक जो है वो ज़्यादा पेट्रोल डीजल के दाम देने पड़ते हैं। अगर आप श्रीगंगानगर में जाएं तो दूसरा है, जयपुर में 108-109 रुपये है, और दिल्ली में और यूपी में अगर आप देखेंगे 96, 97, 95 रुपये के आसपास घूमता है वो, तो 15% तक बढ़ जाता है। पैसा जीएसटी का मारा किसी स्टेट का नहीं जाता, कोई थोड़ा देर हो सकता है, एक आध महीने का आगे पीछे होता है, वो भी एक कारण नहीं है। कारण आपका सिर्फ जो भी किसी भी राज्य का, राजस्थान का ही नहीं, वो खास तौर से चुनावी मौके पे जब वो रेवड़ियाँ बांटने के सिलसिले शुरू होते हैं, साल भर पहले जब अचानक याद आता है, तो तमाम यात्राएं होती हैं, तमाम घोषणाएं होती हैं, और तमाम घोषणाओं को दिखाने के लिए और उसके कहीं ना कहीं अपना आधार बढ़ाने के लिए ये सब किया जाता है, हर राजनीतिक दल करता है। लेकिन अगर आप एक पेट्रोल में बढ़ाते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो आम आदमी को झेलना पड़ता है। सबको 1 रुपये पेट्रोल बढ़ने से महंगाई का आप जो लेवल है वो कई जगह पर, चाहे वो स्कूल की बसों हो, चाहे वो दालचीनी हो, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो दूध का मामला हो, तो डीजल ट्रक वाले तो अपना पैसा बढ़ा ही लेते हैं, उसका वाहन भत्ता जो किराया है वो बढ़ ही जाता है, तो वो सीधे आम आदमी पर पड़ता है। ये बात दूसरी कि आजकल जो है वो महंगाई से त्रस्त आदमी कहाँ रोए कहाँ गाए, लेकिन उसको लारा लप्पा दिया जाता है कि हम आपको 3,500 रुपये यहाँ दे देंगे, 2,000 वहाँ दे देंगे, 1,000 वहाँ दे देंगे। जो ओवरऑल परसेप्शन जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, वो आपकी लॉ एंड ऑर्डर का होता है। उसमें निश्चित रूप से आज की तारीख में गहलोत सरकार मात खा रही है, जिसको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक मिनट, मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद मैं आऊंगा, क्योंकि एक बड़ा बात है जो अभी तहसीन जी आपने कहा ना कि भैया वेलफेयर स्कीम के लिए, तो सवाल है, एक आम आदमी ये सवाल पूछ सकता है, एक आम टैक्स पेयर ये सवाल पूछ सकता है, मैं टैक्स भी देता हूं, मैं महंगा पेट्रोल पर भी जो है सबसे ज्यादा पैसा देता हूं, फिर भी वेलफेयर के नाम पर मेरा पैसा करप्शन में क्यों जाता है, मेरा पैसा रेवड़ियां बांटने में क्यों जाता है? ये आम आदमी सवाल पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछेगा, उसका हक है। मैं आऊंगा इस पर इस ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर
अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। रिन्यूएबल एनर्जी इज द फ्यूचर सर। ग्रीन एनर्जी की जरूरत तो हर जगह बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटी बड़ी है। अरे इस नई ऊर्जा के लिए बजट का सोचा है सर? उसके लिए इरेडा है ना, जो कई सालों से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही है। बिल्कुल सही। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, भारत का प्रमुख प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग NBFC, जो सिर्फ ऐसे ही ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है ताकि भारत की ग्रीन ऊर्जा बढ़े और हम सब मिलके एक इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल फ्यूचर बना सके। आज ही इरेडा के साथ मीटिंग फिक्स कराइए। बिल्कुल सर। इरेडा, a Government of India enterprise। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो राजस्थान गरमाया आया, चुनाव आया, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान में इस वक्त तमाम देश के दिग्गज नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की आज वहां पर रोड शो हुआ, कल भी प्रधानमंत्री का रोड शो राजस्थान में होगा। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, सभी लोग इस वक्त राजस्थान का दौरा कर रहे हैं क्योंकि 25 तारीख को राजस्थान में पोलिंग होनी है। और आज राजस्थान में जो अहम मुद्दे उठे उनमें नंबर 1 राजस्थान पेट्रोल और डीजल के दाम में है और साथ साथ महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। ये मुद्दे आज उठाए गए। तो सवाल ये, ऐसा क्यों है कि राजस्थान जो है वहाँ सबसे महंगा पेट्रोल डीजल है और ऐसा क्यों है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बलात्कार के मामले हो रहे हैं? इन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। तहसीन पूनावाला जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक अमित गोयल बीजेपी के राजस्थान के प्रवक्ता हैं, अशोक यादव समाजवादी पार्टी के कुछ ही देर में मेरे साथ फिर जुड़ेंगे, अकुश श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं एक बार ब्रेक पे जाने से पहले बता रहा था कि जाहिर सी बात है कि जैसा तहसीन जी आपने कहा कि वेलफेयर योजनाओं के लिए जो है राजस्थान के लोगों को ज़्यादा पैसा पेट्रोल और डीजल पर देना पड़ता है। और जैसा अकुश श्रीवास्तव जी ने कहा, जब पेट्रोल पर 1 रुपया बढ़ता है, 1 रुपया ज़्यादा देते हैं तो आपकी पूरी इकोनॉमी पर उसका असर पड़ता है। यानी कि हर बच्चे को, हर व्यक्ति को, हर आम आदमी को कहीं ना कहीं ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है अगर वो पेट्रोल और डीजल पर ज़्यादा पैसा दे रहा है, क्योंकि इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपकी इकोनॉमी। और अगर ये पैसा वेलफेयर के लिए निकाला जा रहा है तो एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो सरकार को टैक्स दे रहा है, उसका सवाल वाजिब है कि मैं सरकार को टैक्स भी देता हूं, उसके बावजूद जो है सबसे महंगा पेट्रोल डीजल खरीदता हूं और उसके नाम पर सरकारें रेवड़ियां बांटती हैं, तो आखिर ऐसा क्यों? और ये राजस्थान में जो सबसे महंगा पेट्रोल है ना, डीजल है, उसका एक पहलू और है, वो मैं आपको जल्दी दिखाता हूं, तुरंत दिखाऊंगा मैं। राजस्थान में क्या आप जानते हैं? राजस्थान के अंदर, राजस्थान क्योंकि 5 राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है, राजस्थान की जहां जहां बॉर्डर इलाके हैं वहां के लोग, राजस्थान के लोग राजस्थान से पेट्रोल डीजल नहीं भरवाते, बल्कि वो अपनी गाड़ी उठाकर दूसरे राज्य में जाते हैं, वहां से पेट्रोल भरवाते हैं और उसके बाद वापस राजस्थान आते हैं। सोचिए लोगों को कितना कष्ट होता है। और मैं आपको यह भी बताऊं कि राजस्थान के अंदर करीब 300 पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं जो राजस्थान के बॉर्डर इलाके में हैं। और जानते हैं आप, इनमें ऐसे लोग भी हैं जिनके पेट्रोल बंद हुए हैं, पेट्रोल पंप बंद हुए हैं, जो कारगिल वॉर के शहीद हैं। यानी कारगिल वॉर के जो शहीदों को जो पेट्रोल पंप मिले थे, आज राजस्थान में वो भी बंद पड़े हैं। मैंने खुद वहां का दौरा किया, जरा रिपोर्ट देखिए, फिर मैं डिबेट में वापस आता हूं। आप कहां से आए पेट्रोल भरवाने?
मैं यूपी से हूँ। यूपी से आए हो तो यूपी में तो सस्ता है पेट्रोल। हाँ, तो फिर यहाँ क्यों भरवा रहे हो? मतलब इधर से आया था भरतपुर साइड से, तो इसलिए भरवाना पड़ा यहाँ पे। जरूरत पड़ गई। भाई यहाँ पे महंगा है और वहाँ पे बहुत सस्ता है यूपी में। यहाँ पे महंगा है? अच्छा, आपके यूपी में सस्ता है? हाँ। अच्छा, तो इनको दरअसल मजबूरी में यहाँ पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है। आप कहाँ से हैं भाई साहब, कहाँ से पेट्रोल भरवाने आए? तो यहीं से आए हैं। यहीं से आए। तो पेट्रोल के दाम यहाँ पर चुभते हैं क्या? चुपते तो हैं, पर कांग्रेस की सरकार है ना बहुत। आपको क्या लगता है कि अब चुनाव हो रहे हैं तो पेट्रोल सस्ता होना चाहिए? पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। पेट्रोल महंगा होता है तो क्या तकलीफ होती है? तकलीफ होती है अपनी जेब, फिर वो कुछ ज़्यादा ही वो होता है फिर। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। राजस्थान में शहीदों की चिताओं पर हर बरस मेले लगते हैं या नहीं लगते ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शहीदों के परिवारों को उनके भरण पोषण के लिए जो पेट्रोल पंप मिले थे वो पेट्रोल पंप भी आज बंद पड़े हैं। इस वक्त मैं जिस पेट्रोल पंप पर हूं वो कारगिल में भारत के लिए शहीद होने वाले भारत के एक वीर जवान भगवान सिंह जी का है। हवलदार भगवान सिंह जी ने कारगिल की चोटियों पर दुश्मन से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी और भारत का तिरंगा ऊंचा रखा। बाद में उनके परिवार को भरण पोषण के लिए ये पेट्रोल पंप मिला। लेकिन राजस्थान में जिस तरह से वैट और डीजल के दाम लगातार जो है वैट और डीजल के बढ़े हुए रेट के कारण यहाँ पर जिस तरह से पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं, उसके चलते पेट्रोल पंप जो पेट्रोल के रेट जो बढ़े हुए हैं उसके चलते ये पेट्रोल पंप भी आज बंद पड़ा है। पहले ये सीमावर्ती जो प्रदेश हैं उनके बराबरी टैक्स या उनसे 50 पैसे या 1 रुपये सस्ता हुआ करता था राजस्थान में हमेशा से, शुरू से। लेकिन जब से कांग्रेस सरकार बनी उसके बाद से उन्होंने इस पर टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। करीब करीब उन्होंने कोरोना काल में ही 2 बार टैक्स बढ़ाया। भरतपुर हरियाणा और यूपी से घिरने की वजह से बुरी तरह से प्रभावित है। न हरियाणा साइड सेल हो पा रही है, न उत्तर प्रदेश साइड सेल हो पा रही है। इस कारण से लगभग करीब 21 पेट्रोल पंप तो हमारे बंद हो चुके हैं और करीब लगभग 50 के आसपास ऐसे पंपों की संख्या है कि जो अब बंद हो जाएंगे। हमने करीब 3 महीने से हम लगातार सरकार से वार्ता कर रहे थे पत्र के माध्यम से, लेकिन उन्होंने समय हमें नहीं दिया और हमें हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ा। तहसील पूनावाला हवलदार भगवान सिंह कारगिल में भारत के लिए शहीद हो गए। परिवार को पेट्रोल पंप मिला और पेट्रोल पंप आज बंद पड़ा। आज से नहीं, करीब 1.5 साल से। और ऐसे अकेले जवान नहीं हैं, ऐसे अकेले शहीद नहीं हैं। भरतपुर में कम से कम 3 ऐसे परिवारों से मैं खुद मिला जिनके पेट्रोल पंप आज बंद पड़े हैं, इसलिए क्योंकि गहलोत सरकार की जो नीतियां हैं वो उल्टी पड़ रही हैं उन लोगों के लिए। क्यों? मैं पहले तो उनको सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इन जैसे लोगों की वजह से हम सुरक्षित हैं। और मैं दोबारा से एक चीज रिपीट करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की जो टैक्सेस को कम कर दे, 30 लाख करोड़ का हिसाब दे दिया। 30 लाख करोड़ नहीं, 30 लाख करोड़ कमाए केंद्र सरकार ने, कमाया ना, जो तो केंद्र सरकार ने कमाया, उसमें आप कर दीजिए। तहसीन जी, ये आप रिपीट कर रहे हैं। तहसीन जी सुनिए मेरी बात। मैंने दोबारा नहीं, तहसीन जी, अशोक जी आपसे पूछ रहा हूँ, पर मैं आपसे अलग बात कह रहा हूँ। जो हमारे रील मिनिस्टर कौन है, जो फॉरेन मिनिस्टर सिर्फ रील पे वायरल होते, इतनी बड़ी बड़ी बातें कि हम रशिया से सस्ते में तेल ला रहे, तो कीजिए ना दाम कम। पूरे भारत में अपने आप दाम कम होगा। तहसीन जी, रशिया से तहसीन जी, अगर हर चीज के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं तो गहलोत सरकार छोड़ दे अपनी। अगर वो मैनेज नहीं, इसका मतलब यूपी मैनेज कर पा रहा है, बगल में यूपी है, 96 रुपए पेट्रोल आपको वहां मिल रहा है और वहां पर जो है शहीदों के परिवार अपने पेट्रोल पंप बंद कर रहे हैं। तो फिर अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सरकार में रहने का हक क्यों है? मैं ये पूछ रहा हूं ना, आपको सरकार में रहने का, अगर आपको हर चीज प्रधानमंत्री से ही है कि प्रधानमंत्री ये कर दे, प्रधानमंत्री वो कर दे, प्रधानमंत्री ऐसा करे, प्रधानमंत्री वैसा करे, तब हम पेट्रोल के रेट कम करेंगे, तो फिर आप छोड़ दीजिए। आप मुख्यमंत्री किस बात के हैं? छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री। और वो तो खुद भी कह चुके हैं कई बार, मैं मुख्यमंत्री पर छोड़ना चाहता हूं। जनता उनको चाहती है, जनता चाहती है, वो तो फैसला जनता करेगी। वो मोदी जी को वो तो 25 तारीख, उसको क्या करें? वो तो 25 तारीख, वो तो तहसीन जी, ये फैसला तो 25 तारीख के बाद हो जाएगा कि जनता किसको चाहती है, नहीं चाहती। मेरा सवाल है, अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो आप छोड़ दीजिए। हर चीज के लिए आपको मोदी जी को ही दोष देना है?
तो मेरा ही बात ये है, जिससे 30 लाख करोड़ लिए वो भी छोड़ दे। फिर वो 30 लाख करोड़ आपको क्या मर गए 30 लाख करोड़ रुपए? अभी मैं आपको खबर दिखाऊं, मैं आपको खबर दिखाता हूं, इससे अभी पार्लियामेंट के अंदर जवाब है, निर्मला सीतारमण जी का जवाब है कि 31,000 करोड़ रुपए राज्यों को दिए गए। उन्होंने कहा जिन राज्यों को सुनिए मेरी बात सुनिए सर, मेरी पूरी बात हुई नहीं, मेरी बात पूरी हुई नहीं। मैं ये कह रहा हूं जिसमें जिन राज्यों को दिए गए उनमें राजस्थान का नाम नहीं था, उनमें केरल भी, सुनिए मेरी बात पूरी नहीं हुई, उनमें केरल का नाम था। और साथ से निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि जिन राज्यों को भुगतान नहीं हुआ है उन्होंने अब तक पूरे बिल्स जो है सबमिट नहीं किए हैं। मैं नहीं जानता आज की स्थिति क्या है, यह 6 महीने पहले की स्थिति है, लेकिन जिन राज्यों ने समय पर अपने बिल दिए, अपने सारे कागजात पूरे किए, उनको भुगतान हुआ। और फिर मैं कह रहा हूं अगर भुगतान नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि बाकी राज्य भी चला पा रहे हैं, अगर पश्चिम बंगाल चल पा रहा है, अगर उत्तर प्रदेश चल पा रहा है, तो सवाल है राजस्थान क्यों नहीं चल पा रहा? अशोक जी, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन आप मैं इसका जवाब दे सकता हूं। मैं जीएसटी की बात कर ही नहीं रहा हूं अभी। मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार ने 30 लाख करोड़ रुपए एज सेस कमाए, केवल केंद्र सरकार, वो राज्यों को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, किसी भी राज्य को नहीं किया। उसमें अगर आप हक से देखा जाए तो 40% राज्यों का है, उसमें से दाम कम कर दे। 30 लाख करोड़ कहाँ गए? सर दाम मैं मान गया, चलिए मैं मान गया दाम नहीं कम किए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं वो दाम अगर राजस्थान के लिए कम नहीं हुए तो वो उत्तर प्रदेश के लिए भी कम नहीं हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज अगर 95-96 रुपए पेट्रोल मिल रहा है तो राजस्थान में 110 रुपए क्यों मिल रहा है? मेरा सीधा सवाल है। बिल्कुल उसका जवाब देता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हमारे भाई बहन आते राजस्थान इलाज कराने के लिए। सर कोई नहीं आता, सर कोई नहीं आता, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश से कोई नहीं आता, उत्तर प्रदेश से इलाज कराने दिल्ली जरूर आते हैं। राजस्थान में सर ये तहसीन जी मुझे लगता है आज का ये सबसे बड़ा झूठ है कि उत्तर प्रदेश से लोग इलाज कराने राजस्थान जाते हैं। एक मजदूर ऐसा आपको नहीं मिलेगा, एक व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो उत्तर प्रदेश से इलाज कराने के लिए राजस्थान जाए। और राजस्थान में मैं फिर कह रहा हूं, राजस्थान में ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जिसको 25 लाख रुपए का इलाज मुफ्त हो गया हो, एक व्यक्ति ऐसा नहीं है। दोबारा से बताता हूं, जब राजस्थान के व्यक्ति को नहीं मिला, जब राजस्थान के व्यक्ति को नहीं मिला मुफ्त इलाज, तो फिर उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को राजस्थान में जाके कैसे मिलेगा? दोबारा से बताता हूं अमित जी, एक लास्ट लाइन में आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश का हेल्थ सर्विसेज दुनिया भारत में सबसे खराब है, हेल्थ सर्विस सरकार की रिपोर्ट है। तो फिर वो राजस्थान सर उत्तर प्रदेश के सर पेट्रोल सर हेल्थ सर्विस आपने अच्छा कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है हेल्थ सर्विस अगर आपको उत्तर प्रदेश से अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है हेल्थ सर्विस अच्छी है तो आप महिलाओं के बलात्कार के मामले बढ़ने देंगे। हेल्थ सर्विस अच्छे करके कभी आप छुपेंगे, कभी आप प्रधानमंत्री, तो वो मुझे अक्कू जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए। अक्कू जी एक मिनट रुकिए अमित जी, ये जो फिर मैं आ रहा हूँ अशोक जी का। अगर तहसीन पूनावाला से ये पूछना चाहूंगा ये 30 लाख करोड़ हैं, ये गए कहाँ हैं, किसकी जेब में गए हैं, जरा ये भी बता दीजिए। वो जवाब मत दीजिएगा जो कहा जाता है कि फला उद्योगपति की जेब में चले गए। जवाब आप स्पेसिफिक दीजिए कि क्या किस किस योजनाओं में कहां से कैसे किस तरफ से किस इंफ्रास्ट्रक्चर में गए हैं, किस राहत कार्यक्रम में गए हैं, किस गरीबों के हित के लिए गए हैं, तो कुछ समझ में आता है। इस तरीके से वेग करके और उसका जवाब मिल गया। अगर उत्तर प्रदेश चला सकता है, दिल्ली चला सकता है, पश्चिम बंगाल चला सकता है, तो फिर वहाँ क्यों इस तरह से महंगाई पेट्रोल पंप पे होती है? दरअसल ये सबसे सुविधाजनक जवाब होता है कि पेट्रोल डीजल अपने हाथ में है तो आप उसमें बढ़ा दो और उसके बाकी योजनाओं पे ध्यान नहीं दो, बाकी फिल्टरेज पे ध्यान नहीं दो, बाकी कालाबाजारी और बाकी जो घूसखोरी है जिस तरीके से उस पर ध्यान नहीं दो। अगर वहीं से कुछ ठीक किया जाए, वहीं से सिंक्रोनाइजिंग की जाए, तो वहीं पर उसी राज्य में बहुत सही दाम पे, उपयुक्त दाम पे पेट्रोल डीजल दिया जा सकता है। ये जैसे और राज्य भी कुछ राज्य तो कर ही रहे हैं, बहुत सारे राज्य मैनेज कर रहे हैं। सर मेरे पास एक लंबी लिस्ट है राज्यों की, तमाम राज्य हैं जो 100 रुपए से कम में पैसा दे रहे हैं और इनमें तमाम राज्य ऐसे हैं। लेकिन राजस्थान, मुझे फिर सवाल उठ रहा है मेरा, राजस्थान जो 5 जगह, मैं फिर कह रहा हूं 5 जगह वो अन्य राज्य से गिरा हुआ है। आप सोचिए लोग राजस्थान छोड़ करके पेट्रोल भरवाने अपने बगल के राज्य में जा रहे हैं, ये नाइंसाफी नहीं तो क्या है? एक मिनट अशोक यादव जी का कमेंट ले लूं। अशोक यादव जी, कम से कम आप उत्तर प्रदेश में इस बात से तो खुश होंगे कि पेट्रोल राजस्थान से सस्ता है। देखिए अशोक जी, सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोल पूरे देश में महंगा है। 2014 के बाद से जो 50 रुपए का पेट्रोल था वो 100 रुपए में हो गया। ठीक है, 15 रुपए 12 रुपए राजस्थान में महंगा है, वो अलग बात है, लेकिन पूरे देश में
जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री पद का जब दावेदारी ठोक रहे थे 2014 में, तो उन्होंने एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन उस नारे का क्या हुआ, जब वो पेट्रोल पंप पे बड़ी बड़ी होर्डिंग माननीय मोदी जी की दिखती है और फिर जब जेब से 100 रुपए निकालने पड़ते हैं, 96 रुपए निकालने पड़ते हैं, बड़ा कष्ट होता है। और वो मोदी जी के वादे याद आते हैं, हम लोगों को याद आते हैं। तो ठीक है, 10-12 रुपए ठीक है, महंगा है, लेकिन हमारा सवाल है कि पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल डबल रेट पे क्यों हो गया, डीजल डबल रेट पे क्यों हो गया। अभी आप क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात कर रहे थे राजस्थान में, कि राजस्थान में नंबर 1 है, तो कमोबेश 2021 तक आपके पास आंकड़ा होगा एनसीआरबी का कि उत्तर प्रदेश भी नंबर 1 था क्राइम अगेंस्ट विमेन में 2021 तक। नहीं, मैं बलात्कार की बात कर रहा हूं सर, मैं सिर्फ बलात्कार के मामलों की बात कर रहा हूं। बलात्कार के मामलों में 2018 के बाद से, मेरे पास जो आंकड़े हैं वही दिखा रहे हैं, 2018 के बाद से राजस्थान हर साल बलात्कार के मामलों में टॉप कर रहा है। और मेरे पास ये जो एक रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो इस साल की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि राजस्थान के आंकड़े डराने वाले हैं। और 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के केस करीब 3% राजस्थान में बढ़े हैं। ये आंकड़ा जो है मैं बलात्कार के मामलों का करूं जिसमें राजस्थान नंबर 1 पर है। जी देखिए, ऐसा अशोक जी, देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इसी सरकार का था, लेकिन अगर देखा जाए, मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, मैं ऐसे नहीं घुमा फिरा के नहीं, स्पेसिफिक बात मैं कर रहा हूं कि इस सरकार में जिस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी सांसद बृजभूषण शरण सिंह जिस तरह से पहलवान बेटियों का यौन उत्पीड़न किया, और पूरी मोदी सरकार उसके बचाव में चट्टान की तरह खड़ी थी। इवन सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद तब जाके उसके ऊपर एफआईआर होता है। तो आपका नारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी शक्ति बंधन का नारा वहीं झूठा हो जाता है। अशोक जी, बिल्कुल सही बात है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। बृजभूषण शरण सिंह के मामले को अनावश्यक रूप से लटकाया गया, और मैं इसलिए मानता हूं लड़कों से गलती नहीं होती। जो मुलायम सिंह जी ने भी कहा था, किसी लड़के से गलती नहीं होती, और ये गलती नहीं है, पाप है, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो या फिर सपा के कुछ नेता हो जिनको ये कह के कि लड़कों से गलती हो जाती है। वो किसी को भी गलती नहीं है, ये पाप है, ये अपराध है, चाहे बृजभूषण शरण सिंह हो चाहे बाकी नेता हो, उनके खिलाफ जो ऐसा करें उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक मिनट रुकिएगा, अमित गोयल रिस्पॉन्ड कीजिए पहले आप। देखिए, मैं आपको मुझे इस टॉपिक पे पहले तो मैं आऊंगा, बिल्कुल आपको मौका दूंगा इस मौके, बिल्कुल। मुझे एक बात पूछनी है कि देश में ऐसा पहले कब हुआ है कि किसी केंद्र सरकार ने 4 करोड़ गरीबों को मुफ्त मकान बनाकर दिए हो, 12 करोड़ महिलाओं को शौचालय बनाकर शर्म से मुक्ति प्रदान की हो, हमारे देश के किसानों को 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा देके उनका मान बढ़ाया हो, एमएसपी कई कृषि चीजों पर हमारी सरकार ने डबल तक कर दिया, बाजरे पे गेहूं पर कहां तक पहुंच गया। अमित जी, ऐसे आंकड़े ना सभी सरकारें देती है। मैं उन आंकड़ों में आज नहीं उलझना चाहता। आप आंकड़े देंगे, आंकड़े उनके पास भी है, वो सब आंकड़े अपने अपने आंकड़े देंगे। आपने मैं स्पेसिफिक सवाल, हाँ नहीं, मैं आपसे ही बोल रहा हूँ, ये जो बार बार पूछ रहे हैं ना केंद्र का पैसा कहाँ गया, नहीं, वो तो बता चुका हूं। 11 किलोमीटर की जगह 37 किलोमीटर रोज सड़क बन रही है। अब बात रही महिला अपराध की, मैं आपको बता दूं, राजस्थान वो राज्य है, आज से 720 साल पहले जब अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के मेवाड़ पे चढ़ाई की थी, तो जितनी वीरांगनाएं उस समय जौहर में मजबूरी में उनकी प्रताड़ना के चक्कर जिन्होंने जौहर कर लिया था, उससे ज्यादा महिलाएं पिछले 5 साल में राजस्थान में जली हैं बलात्कार की आग में, बच्चियां काट काट के भट्टी में फेंकी गई हैं। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री और उम्रदराज मंत्री ने सदन के अंदर दुर्योधन दुशासन का रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ये मर्दों का प्रदेश है। मतलब जब बलात्कार के ऊपर बहस चल रही है तो वो मुख्यमंत्री के सबसे करीबी मंत्री कह रहे हैं मर्दों का प्रदेश है। ओके, मैं इस विषय पर तहसीन को मौका दूंगा। ओके अमित जी रुकिए एक मिनट, मैं इस विषय पे कांग्रेस के मर्द ये काम करते हैं, बताइए मेरे को। ओके एक मिनट रुकिए, मैं इस विषय पे तहसीन को मौका दूंगा पहले, तो उसके बाद मैं फिर दोबारा आऊंगा आपको जी आपके आवाज है, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना है। तहसीन जी, ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं, क्योंकि इस मामले में अब ये नहीं कहा जा सकता राजस्थान की स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी अच्छी हैं राजस्थान का, क्योंकि 3 लाख करोड़ रुपया 4 लाख करोड़ रुपया जीएसटी बकाया है, इसलिए वहाँ बलात्कार हो रहे हैं। कम से कम ये यहाँ पे नहीं, मुझे लगता है कि कुछ और तर्क निकालने पड़ेंगे, लेकिन आऊँगा इस ब्रेक के बाद। रुकिए अमित जी रुकिए, मैं ब्रेक के बाद आऊँगा, इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं,
अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। रिन्यूएबल एनर्जी इज द फ्यूचर सर। ग्रीन एनर्जी की जरूरत तो हर जगह बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटी बड़ी है। अरे, इस नई ऊर्जा के लिए बजट का सोचा है? सर, उसके लिए इरेडा है ना, जो कई सालों से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही है। बिल्कुल सही। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, भारत का प्रमुख प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी, जो सिर्फ ऐसे ही ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है ताकि भारत की ग्रीन ऊर्जा बढ़े और हम सब मिलके एक इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल फ्यूचर बना सके। आज ही इरेडा के साथ मीटिंग फिक्स कराइए। बिल्कुल सर। IREDA, a Government of India enterprise. आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरे तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दो टूक आप देख रहे हो। दो टूक में राजस्थान के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और राजस्थान पेट्रोल डीजल के दामों में नंबर 1 है और महिलाओं पर बलात्कार के मामले में नंबर 1 है। तहसीन पूनावाला। अशोक जी, एक मिनट चाहिए मेरे को। मैं आऊंगा आपके पास, एक मिनट मैं आपके पास आऊंगा। एक मिनट तहसीन जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए और आखिरी 30 सेकंड दूंगा मैं आपको। तहसीन जी। अशोक जी, मैं बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं चाहता क्योंकि कई बात में मैं कोई अपनी बात हाँ, थोड़ा सा संक्षेप में, समय अंतिम पड़ाव पर हूँ। हाँ, बट वही होता है ना कि जब मेरा चांस आता है संक्षेप में हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा समय लूंगा। प्लीज आप मुझे मौका दीजिए। आज के दिन राम रहीम को दोबारा से 12वीं बार इस साल में 21 दिन के लिए पैरोल पे छोड़ा गया। राम रहीम एक रेपिस्ट है और एक मर्डरर है। ये कोई कोर्ट का डिसीजन नहीं होता, हरियाणा की सरकार का होता है। रेस्टलर्स के बारे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया, मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, उनके शरीर को हाथ लगाया गया जब उन्होंने प्रोटीन पाउडर के लिए मांग की। आज तक वो व्यक्ति, वो घटिया इंसान, भाजपा का सांसद जेल में नहीं, और कोई भी होता वो जेल में होता। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा इन बातों पर। मैं नहीं कह रहा हूं कि राजस्थान के जो विषय महिलाओं का वो गंभीर विषय नहीं, बिल्कुल गंभीर विषय, लेकिन रिपोर्ट एक ही बात पड़ी जाती। सबसे ज्यादा अपराध तो उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन रेप के मामलों में राजस्थान नंबर 1 में, बिल्कुल मानता हूं। लेकिन वही रिपोर्ट, सरकार की रिपोर्ट बताती है कि इंसाफ देने के मामले में, कोर्ट के मामले में राजस्थान नेशनल एवरेज के ऊपर हाईएस्ट है, सबसे कम उत्तर प्रदेश है। ये बात को क्यों कोर्ट कभी नहीं किया जाता? मैं लास्ट चीज अपनी बात समाप्त करता हूं। तहसीन जी, एक मिनट, आपका डेटा मैं करेक्ट कर रहा हूं, आपका डेटा मैं करेक्ट कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश का कन्विक्शन के मामले में रेट राजस्थान से ज्यादा बेहतर है। अब आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। आप चेक कर लीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। आप बोलिए अपनी बात। उत्तर प्रदेश का महिलाओं के मामले में सबसे कम है, दोनों, रेप के मामले में और इंसाफ के मामले में। लेकिन मैं एक लास्ट चीज अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका विषय आज का बहुत अच्छा विषय था, डीजल पेट्रोल के दाम राजस्थान के अंदर। मैं अभी चेक कर रहा था,
सरकारी वेबसाइट, राजस्थान में 108 रुपए 48 पैसे है, तो मध्य प्रदेश में 108 रुपए, गंगानगर में 113 रुपए है। तहसीन जी को बताइएगा। अरे ठीक है ना सर, मैं राजस्थान में गंगानगर बाहर नहीं है तहसीन जी। अरे सर मैं एवरेज स्टेट की बात कर रहा हूँ, मुझे रोकना है क्या? एवरेज तो जल्दी हाँ सर, ये फेयर है। राजस्थान में 108 रुपए 50 पैसे 48 पैसे, तो मध्य प्रदेश में 108 रुपए 60 पैसे, तो महाराष्ट्र में 106 रुपए है, तो मणिपुर में जहां पे इनकी डबल इंजन की सरकार है 102 रुपए है। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे तो 30 लाख करोड़ केंद्र को मिला, राज्यों ने क्यों नहीं घटाया? मध्य प्रदेश में 108 रुपए वो क्यों नहीं घटा रहे? राजस्थान पे प्रधानमंत्री बोलेंगे, हक है उनका बोलने का, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बोला? ओके, अब मैं आपको कर्नाटक के भी बता दूं, कर्नाटक में भी दिल्ली से ज्यादा। सुनिए, मध्य प्रदेश में तो आप दावा कर रहे हैं ना कि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार आ जाएगी। ठीक है, वो तो आपकी सरकार आ जाएगी, आप रेट कम कर देना, अच्छी बात है, आपकी सरकार आएगी, रेट कम कर देना मध्य प्रदेश में। लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ, कर्नाटक में ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में ज्यादा है, मेरे पास भी सारे आंकड़े हैं। मैं फिर पूछ रहा हूँ, गुजरात में 96 रुपए दे सकता है, उत्तराखंड 95 रुपए दे सकता है, यूपी 95 रुपए दे सकता है, तो राजस्थान गंगानगर का बिल्कुल सही बताया, गंगानगर का रेट 113 रुपए है, 113 रुपए है, मध्य प्रदेश से कहीं ज्यादा। अशोक जी, एक मिनट, अमित जी मैं आऊं जल्दी से। अशोक यादव जी, आपका आखिरी कमेंट। कुल मिलाकर मैं आपसे संक्षेप में जानना चाह रहा हूं बहुत जल्दी कि राजस्थान में कितनी सीटों पर आप लड़ रहे हैं और आपका टारगेट क्या है, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए अशोक जी, हमारा टारगेट न तो कांग्रेस है न तो बीजेपी है, हमारा टारगेट है कि समाजवादी पार्टी का विस्तार करना। और हम अपने जो मुद्दे हैं, जो पीडीए का आंदोलन है, उस आंदोलन को लेकर के हमने जो मध्य प्रदेश में भी अच्छा खासा हमने संघर्ष किया और राजस्थान में भी हम लड़ रहे हैं। हमारा कांग्रेस जो कांग्रेस जो कह रही है कि ओबीसी वो आपका मुद्दा नहीं है, जो ओबीसी का जनगणना की बात कर रही है। देखिए, ये तो समाजवादियों की लगातार मांग आती रही है, शुरू से ही मांग हमेशा हम लोग करते आए हैं कि कास्ट सेंसस हो और उसके हिसाब से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक है, कांग्रेस ने उस चीज को उस समय नहीं पूरा किया, लेकिन आज जो कांग्रेस की शीर्ष लीडरशिप है, कहीं न कहीं अगर हमारे ट्रैक पे वो चल रहे हैं तो हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। कम से कम यहाँ पे कांग्रेस ने आपको कॉपी पेस्ट कर लिया तहसीन जी के शब्दों में। ठीक है, अमित गोयल जल्दी से। देखिए अशोक जी, अभी राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं की बात चल रही थी। मैं बता दूं, राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां डॉक्टरों को जम के लाठियां मारी गई और राजस्थान में डॉक्टरों की लगभग 15 दिन तक हड़ताल चली, सैकड़ों लोग उसमें मरे। डॉक्टरों के साथ लाठीचार्ज की पहली घटना राजस्थान में जब बराबर लाठीचार्ज डॉक्टरों पर हुआ, पहली बात। दूसरी बात, कोरोना काल के अंदर इन्होंने आपदा में अवसर बनाया, 5-5 रुपए के कपड़े के मास्क 30-30 रुपए में खरीदे गए, 50-50 हजार कंसंट्रेटर 1.5 लाख रुपए में खरीदे गए। और आपको बता दूं, राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएच हॉस्पिटल में जो लोग मर रहे हैं, लावारिस लाशें, उनको कफन तक नसीब नहीं हो रहा है। वहां कफन देने के लिए भी उनके पास में पैसे नहीं है, डिपार्टमेंट के पास में। चलिए, ये सारे चुनावी मुद्दे सरकार, राजस्थान सरकार को वो है ये कफन। ये सारे चुनावी मुद्दे आप बहुत सारे होंगे आपके पास भी, जैसे कांग्रेस के पास भी बहुत सारे गिनाने के लिए आपके। लेकिन मैं फिर उन्हीं दो मुद्दे पर अकुश श्रीवास्तव जी, आपके आखिरी कमेंट। क्या आपको लगता है पेट्रोल डीजल के दाम और जो महिला अपराध को लेकर, महिला बलात्कार को लेकर बीजेपी बार बार इन मुद्दों को उठा रही है, क्या ये राजस्थान में असर डालेंगे या बाकी तमाम मुद्दे जो हैं आपको लगता है कि? देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि ये सिर्फ महिला अत्याचार का ज़रूर मुद्दा ऐसा है जो काफ़ी आगे तक जा सकता है और चुनाव पे असर भी डाल सकता है। लेकिन पेट्रोल डीजल का अब जो जिस गंभीरता से शुरू से जिस माहौल में ले जाना चाहिए था, वो शायद कोई पार्टी नहीं की, खासतौर से किसी भी विपक्षी दल ने उस पर हमला नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसका असर होगा। असर अन्य मुद्दे पे होंगे, लॉ एंड ऑर्डर का होगा, भ्रष्टाचार का होगा, लापरवाही का होगा, विधायकों की नालायकी का होगा, ये सब मुद्दे होंगे और इसी आधार पर दोनों दल अपने आप को आगे करने की कोशिश करें। दोनों दल, और चुनाव है तो दोनों दल करें और तीसरा दल भी करे। मैं तो कहता हूँ अशोक, तीसरा दल लड़ेगा तब ना। 5 सीटों पे लड़ रहे हैं, 5 सीटों पर। लेकिन चलिए, असली जो है जनता का फैसला, हर पार्टी अपने अपने मुद्दे उठाएगी, उसको हक है। लेकिन सवाल है कि हमको भी हक है कि हम ये सवाल पूछे कि भाई राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल क्यों है, सबसे ज़्यादा बलात्कार वहाँ क्यों होते हैं। हमको भी हक है, अपने अपने तर्क सबने दिए। लेकिन आज के लिए इतना ही, फैसला जनता करेगी और 25 तारीख को करेगी। नतीजे के लिए 3 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार। 2 टूक में आज बस इतना ही।